अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप सभी की पेपर बहुत अच्छे जा रहे होंगे। आप सभी जानते हैं कि 9वीं और 10वीं जोग्राफिया के पर्चे में सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 6 नक्शा, शक्ल और तरसीम जैसी सरगर्मी पर मबनी कुल 14 नंबर पर मुश्तमिल है। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 की परफेक्ट प्रैक्टिस करते हो तो बहुत कम वक्त में 14 मार्क्स अपने नाम कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मजमून जोग्राफी से मुतालिक कोई सवाल अगर आपके जहन में हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल नंबर 4 का अलिफ देखेंगे जो 4 नंबर पर मुश्तमिल होता है। नीचे दिए गए दुनिया के नक्शे के खाके में मुंदरजा झैल की निशानदही कीजिए। यहाँ कुछ जगहों की निशानदही आपको दुनिया के नक्शे में करना है, जैसे माउंट किलिमंजारो, वस्ती अटलांटिक के जलजले का इलाका, माउंट फिजी, क्रिकाटुआ, माउंट वेसुवियस। इन तमाम जगहों की निशानदही आपको दुनिया के नक्शे में करना है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि इन तमाम जगहों की निशानदही दुनिया के नक्शे में करने के साथ साथ आपको अशारिया या इंडेक्स भी बनाना है। इस अशारिया में आपको बताना है कि आपने कौन सी जगह की निशानदही किस साइन, सिंबल या शेड या साए के जरिए से की है। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1, माउंट किलिमंजारो की निशानदही आपको करना है दुनिया के नक्शे में। तो माउंट किलिमंजारो जो है ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा पहाड़ है और ये मुल्क तंजानिया में वाक़ है। इसकी चोटी बर्फ से ढकी होती है, हालांकि ये खतीज तवा के करीब वाक़ है। तो माउंट किलिमंजारो की निशानदही आपको यहाँ पर इस तरह से करनी होगी और अशारिया में भी जो है यहाँ पर इस तरह से बताना होगा। उसके बाद देखते हैं वस्ती अटलांटिक के जलजले का इलाका। तो यहाँ जो है आपको वस्ती अटलांटिक के जलजले का इलाका बताना है। ये तमाम जो एरिया है ये अटलांटिक महासागर का एरिया है। तो वस्ती अटलांटिक के जलजले का इलाका ये बहरे ओकियानूस के बीच में वाक़े मिड अटलांटिक रिज है। ये एक लंबी फॉल्ट लाइन है जहां से अर्ज़ तख्ते एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। इस अमल की वजह से यहाँ अक्सर जलजले और आतिशफशानी सरगर्मियां होती रहती है। आपको मैं बताते हुए चलूं कि आपको सिर्फ दिए गए दुनिया के नक्शे में दर्ज झैल मकामात की निशानदही करना है और अशारे में बताना है, और जो मैं आपको मजीद जो मालूमात दे रहा हूँ वो आपके इल्म में इजाफे के लिए है। ये सब आपको नहीं लिखना है, सिर्फ दिए गए मकामात की निशानदही आपको दुनिया के नक्शे में करना है और अशारिया के अंदर भी जो है बताना है। इसके बाद माउंट फूजी, इसकी निशानदही करना है। तो माउंट फूजी जो है ये जापान का सबसे मशहूर और बुलंद पहाड़ है। माउंट फूजी ये जापान का जो सबसे बड़ा जजीरा है होन्शु, इस पर वाक़ है। तो यहाँ माउंट फूजी की जो है निशानदही की गई है। तमाम मकामात की जो है यहाँ इस नक्शे में निशानदही की है। इसी तरह से जो है आपको जो नक्शा आएगा एग्ज़ाम में वहाँ आपको इसी तरह से जो है मकामात की निशानदही करनी होगी। इसके बाद निशानदही करना है कराकाटुआ आतिशफ़िशा की। तो कराकाटुआ आतिशफ़िशा जो है ये दुनिया का एक मशहूर आतिशफ़िशा है जो इंडोनेशिया में वाक़ है। कराकाटुआ इंडोनेशिया में सुमात्रा और जावा जजीरे के दरमियान सुंदा नहर के पास मौजूद है। 1883 में इसका धमाका दुनिया के सबसे खौफनाक और तबाहकुन आतिशफ़िशानी धमाकों में शुमार होता है। इस धमाके की आवाज़ हज़ारों किलोमीटर दूर तक सुनी गई और इसकी वजह से समंदरी तूफान सुनामी आई जिसने हज़ारों जानें ले ली। तो कराकाटुआ की जो है निशानदही आपको इंडोनेशिया में सुमात्रा और जावा जजीरे के दरमियान में करनी है। इसके बाद माउंट वेसुवियस की निशानदही करना है जो एक मशहूर फ़ाल आतिशफ़िशानी पहाड़ है जो इटली में वाक़ है। इस तरह सवाल नंबर 4 का ए जो है नक्शे पर मबनी सवाल होता है जो 4 नंबर पर मबनी होता है। 4 जगहों की निशानदही आपको करनी होती है। तो इस नक्शे में जिस तरह से जो है मकामात की निशानदही की गई है उसी अंदाज में आपको भी करना है और साथ साथ में अशारिया भी तैयार करना है। तो प्रैक्टिस के नुक्ते नज़र से हम दूसरा नक्शा और देखेंगे। यहाँ वस्ती भारत में कम बारिश का इलाका आपको बताना है। तो ये इलाका जो है ये वस्ती भारत का इलाका है जो कम बारिश का इलाका कहलाता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा बारिश का साहिली इलाका, तो ये इलाका जो है ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा बारिश का साहिली इलाका कहलाता है। उसके बाद नंबर 3 बताना है जनूबी अमेरिका में हिमालयी बारिश का इलाका। तो ये जनूबी अमेरिका का इलाका है जो हिमालयी बारिश का इलाका कहलाता है। उसके बाद यूरोप का वो शहर जहाँ दोपहर तक कोहरा रहता है, जवाब रहेंगे लंदन। सुबह नंबर 5 भारत की वो रियासत जहाँ बर्फबारी होती है, जवाब रहेगा जम्मू कश्मीर।
उसके बाद ये तीसरा नक्शा हम देखेंगे। तो यहाँ आपको बताना है बहरी ओकियानूस का सबसे ज़्यादा नमकीनियत वाला इलाका। तो ये इलाका जो है वो इलाका है बहरे ओकियानूस का जो सबसे ज़्यादा नमकीनियत वाला इलाका है। उसके बाद भारत के करीब कम नमकीनियत वाला इलाका। तो ये इलाका जो है भारत के करीब कम नमकीनियत वाला इलाका है। उसके बाद बताना आपको बहरे मुर्दार। बहरे मुर्दार जिसे डेड सी भी कहा जाता है, ये जॉर्डन और इसराइल की सरहद पर वाक़ है। बहरे मुर्दार का पानी इतना नमकीन है कि इसमें कोई मछली या जानवर नहीं रह सकता, इसलिए इसे मुर्दार यानी मुर्दा कहा जाता है। इसके पानी में नमक की ज़्यादती की वजह से इंसान इसमें डूब नहीं सकता, पानी की सतह पर तैरता रहता है। तो दुनिया के नक्शे में बहरे मुर्दार की निशानदेही हम यहाँ करेंगे। इसके बाद निशानदेही करना है बहरे बाल्टिक की, बाल्टिक सी की। तो बाल्टिक सी या बहरे बाल्टिक जो है यूरोप के शुमाली हिस्से में वाक़ एक नमकीन पानी का समंदर है जो लगभग सभी जानिब से ज़मीन से घिरा हुआ है। स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया, पोलैंड, जर्मनी और डेनमार्क जैसे ममालिक से ये घिरा नज़र आता है। तो इसकी निशानदेही जो है हमको यहाँ करनी होगी। इसके बाद हमको बताना है बहरे अहमर में कम नमकीनियत वाला इलाका। बहरे अहमर यानी रेड सी। बहरे अहमर या रेड सी एक मशहूर समंदर है जो अफ्रीका और एशिया के दरमियान वाक़ है। बहरे अहमर दुनिया का सबसे ज़्यादा गर्म और नमकीन समंदर शुमार होता है। इसमें रंग बिरंगी मरजानी चट्टानें कोरल रीफ्स पाई जाती हैं। इसका नाम अहमर सुर्ख या रेड इसलिए रखा गया कि कभी कभार इसके पानी में सुर्खी माइल रंग ज़ाहिर होता है जो एक ख़ास किस्म की काई की वजह से होता है। तो हमको बहरे अहमर में कम नमकीनत वाला इलाका इसकी निशानदेही करना है। तो यहाँ जो है ये जो इलाका है ये बहरे अहमर में कम नमकीनत वाला इलाका है। इसके बाद हम देखेंगे सवाल नंबर 4 का जो 4 मार्क पर मुश्तमिल होता है। इसमें सवाल इस तरह से आता है कि दर्ज नक्शे का गौर से मुशाहिदा कीजिए और नीचे दिए हुए सवालों के जवाबात लिखिए कोई 4 मार्क के लिए। जैसे यहाँ पर जो है ज़िला कोल्हापुर का एक नक्शा दिया गया है। ज़िला कोल्हापुर के आबादी की तकसीम वाले नक्शे का जो है मुशाहिदा करके दर्ज सवालात के जवाबात आपको देना है। तो सवाल जो है इस तरह से पूछे जा सकते हैं। जैसा नंबर 1, ज़िले की आबादी की तकसीम किस तरीके से दिखाई गई है? तो जवाब रहेगा ज़िले की आबादी की तकसीम नुकाती तरीके से दिखाई गई है। नंबर 2, सिमत के एतबार से गुंजान से कम आबादी की तकसीम वाज़े कीजिए। जवाब रहेगा ज़िले के मशरकी हिस्से में आबादी की तकसीम गुंजान है और मगरबी हिस्से में आबादी कम गुंजान है। नंबर 3, सबसे बड़े नुक्ते या दायरे वाली जगह की आबादी कितनी है और वो कौन सी जगह है? जवाब रहेगा सबसे बड़े नुक्ते वाली जगह की आबादी तकरीबन 20 लाख है और वो ज़िला कोल्हापुर शहर है। नंबर 4, सबसे कम आबादी वाला तालुका कौन सा है? तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे कम आबादी वाला तालुका गगन बावड़ा है। ये देखिए यहाँ पर दुनिया का नक्शा। इसमें जो है समुद्री पानी की नमकीनियत बताई गई है। नमकीनियत है फी हज़ार में। तो इस पर मबनी को सवालात हो सकते हैं जैसे ख़त सरतान और ख़त जद्दी के करीब नमकीनियत कितनी है? तो ख़त सरतान के आसपास समुद्री पानी की नमकीनियत 36% है और ख़त जद्दी के करीब समुद्री पानी की नमकीनियत 35% नजर आती है। उसके बाद नंबर 2, सबसे कम नमकीनियत किस इलाके में है? बहरे मुंजमद शुमाली का बेशतर हिस्सा और भारत के करीब खलीज बंगाल का इलाका सबसे कम नमकीनियत वाले इलाके हैं। इनकी नमकीनियत 32% से भी कम है। नंबर 3, किस बहरे आज़म में 37% से ज़्यादा नमकीनियत पाई जाती है? तो देखिए यहाँ पर बहरे ओकियानूस में 37% से ज़्यादा नमकीनियत पाई जाती है। नंबर 4, आलमी सतह पर नमकीनियत के फ़र्क की वजह क्या है? तो अर्जुल बलद के लिहाज से दर्ज हरारत में फ़र्क, अमल तबखीर का कम या ज़्यादा तनासुब, नदियों से समंदर में शामिल होने वाले मीठे पानी की मकदार और समंदर का खुले इलाके में होना या हर तरफ से खुश्की से घिरा होना, इन असबाब की बिना पर आलमी सतह पर समंदर की नमकीनियत में फ़र्क वाक़ होता है। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 6 जो 6 मार्क पर मुश्तमिल होता है। सवाल नंबर 6 का ए और बी ऐसे 2 ऑप्शन आपके पास दिए हुए रहते हैं, ए करो या बी। सवाल नंबर 6 का ए में आपको कोई तरसीम बनाना होगा। आदत शुमार आपको दिए हुए रहेंगे, डेटा आपको दिया हुआ रहेगा, उसके बुनियाद पर कोई तरसीम आपको बनाने के लिए कहेगा और सवाल के जवाब आपको लिखने होंगे, तब जाकर आपको 6 मार्क मिलेंगे। और इसके और में या में सवाल नंबर 6 का जो बी रहता है उसमें कोई आपको शक्लें दी हुई रहेंगी और उस पर मबनी 6 सवाल के जवाब आपको देना होगा, तब जाकर आपको 6 नंबर मिलेगा। तो हम जो है दोनों तरह के क्वेश्चन हल करेंगे, सवाल नंबर 6 का ए और डी। तो पहला देखेंगे हम सवाल नंबर 6 का ए।
मुंदरजा झैल दिए गए आदद शुमार की बिना पर सादा खती तरसीम बनाइए और 10 झैल सवाल के जवाब लिखिए। यहाँ आदद शुमार डेटा दिया हुआ है, इसकी बुनियाद पर हमको बनाना है सादा खती तरसीम। Now I am going to show you how to draw a simple line graph from this statistical data. तो सबसे पहले आपको ग्राफ पेपर पर x और y एक्सिस सेट करना है। हम जानते हैं कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन यानी उफ़क़ी ख़त को x महवर और वर्टिकल लाइन यानी उमूदी ख़त को कहते हैं y महवर। इसके बाद क्या करना है कि x महवर पर मसावी फासले पर 2008 से 2012 तक दिए गए तमाम साल जो है लेंगे। इसके बाद y एक्सिस के लिए जो है हमको एक पैमाना तय करना है। तो इसके लिए हिंदुस्तानी जो बरामदात दी हुई है इनमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को ध्यान में रखते हुए y महवर के लिए एक पैमाना हम तय करेंगे। तो इसके लिए हम पैमाना तय कर सकते हैं एक सम बराबर 1000। तो y एक्सिस पर 1-1 सेंटीमीटर के गैप से हम जो है मार्किंग करते हुए चलेंगे। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से 1000, 1000 से 2000, 2000 से 3, 4, 5, 6, 7000 तक जो है हमको लेना है, क्योंकि हमारी मैक्सिमम वैल्यू है 6100। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे की भी जो है प्रोसेस बहुत सिंपल है। अब देखिए यहाँ 2008 में हिंदुस्तानी बरामदात कितनी है, 3700। तो 3700 के मुताबिक हमारा पहला पॉइंट यहाँ पर होगा। उसके बाद 2009 में है 2200, 2200 के मुताबिक जो है दूसरा पॉइंट हमारा आएगा यहाँ पर। 2010 में है 4200, उसके मुताबिक तीसरा पॉइंट होगा यहाँ। 2011 में 6100, इसके मुताबिक चौथा पॉइंट आएगा हमारा यहाँ। 2012 में 5000 है, इसके मुताबिक हमारा लास्ट पॉइंट यहाँ पर आएगा। इन तमाम पॉइंट को जो है स्केल की मदद से हमको ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा सिंपल लाइन ग्राफ जो है तैयार है। यहाँ पर x एक्सिस पर लिखेंगे साल, y एक्सिस पर लिखेंगे हिंदुस्तानी बरामदात। हेडिंग रहेंगी सादा खती तरसीम। उसके नीचे लिखना है हिंदुस्तान की बरामदात ब्राज़ील से US मिलियन डॉलर में। तो सवाल का पहला हिस्सा हमारा हो गया, हमने सादा खती तरसीम बना लिए। अब इस पर मबनी सवाल के जवाब हमको देना है। जैसे पहला सवाल है 2008 में कितना बरामद हिंदुस्तान से किया गया। जवाब रहेगा 2008 में हिंदुस्तान से 3700 US डॉलर बरामद किया गया। सवाल नंबर 2, किस साल में बरामद सबसे ज्यादा हुई। जवाब रहेगा 2011 में सबसे ज्यादा बरामद हुई। सवाल नंबर 3, 2009 से 2011 में बरामद कितना ज्यादा हुआ। जवाब रहेगा 2009 से 2011 के दरमियान 3900 US डॉलर बरामद ज्यादा हुई। यहाँ क्या करेंगे 6100 US डॉलर में से 2200 US डॉलर माइनस करेंगे, जवाब आ जाएगा हमारा 3900 US डॉलर। इसके बाद अगले एग्जाम्पल, दर्ज झैल मालूमात की मदद से एक मुतस्सिला सुतूर तरसीम बनाइए और नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखिए। यहाँ कुछ ममालिक की बरामदात और दरामदात दी हुई है। इस आदद शुमार की मदद से हमको मुतस्सिला सुतूर तरसीम बनाना है। तो इस तरह से हमारे जो है मुतस्सिला सुतूर तरसीम बनेगी। क्या करना है, सबसे पहले वही हमारी प्रोसेस जो हमने बताया उसी को दोहराना है। एक्स महवर वाई महवर हमको बना लेना है। अब यहाँ पर एक्स एक्सिस पर आ जाएंगे ममालिक के नाम और वाई एक्सिस पर बरामद दरामद जो 10 लाख डॉलर में है ये आ जाएगा। यहाँ पर जो है हम एक्स महवर पर ममालिक एक मखसूस फासले पर जो है लेंगे और वाई महवर के लिए जो है हम पैमाना तय करेंगे। जो दी हुई मालूमात हैं, जो डेटा है उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू है, इन दोनों वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए वाई महवर के लिए एक पैमाना तय करेंगे। अब यहाँ देखो 190 जो है ये मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 2380 है। तो इसके मुताबिक हम पैमाना ले सकते हैं वाई महवर के लिए एक सम बराबर 200 मिलियन डॉलर। अब इस पैमाने के मुताबिक हमको वाई महवर पर 1-1 सेंटीमीटर के फासले से लिखना है 200, 400, 600 से लेके 2400 या 2600 तक हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे मैक्सिमम वैल्यू है 2380। अब यहाँ हमको एक बात याद रखना है कि इस जॉइंट बार ग्राफ में दो अलग अलग चीज़ें हमको रिप्रेजेंट करना है, बरामदात और दरामदात। तो दोनों बार अलग अलग शेड के ज़रिए से हम रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। दरामद के लिए डार्क बार और बरामद के लिए वाइट बार का इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए बनाते हैं जॉइंट बार ग्राफ। तो सबसे पहले चीन की बरामद दी गई है 2143 मिलियन डॉलर। तो इसके मुताबिक 2143 मिलियन डॉलर का बार की ऊंचाई जो है होगी यहाँ तक और इसकी बरामद दी हुई है 1960। तो इसके बार की ऊंचाई होगी यहाँ तक। तो इसी तरह से तमाम ममालिक के जो बरामद और दरामद की मालूमात दी गई है, इन मालूमात की बुनियाद पर हमको जॉइंट बार ग्राफ बनाना है। इसी के साथ साथ जो है 3 सवाल दिए हुए हैं। 3 सवालों के जवाब जो हमको लिखना है। पहला सवाल, आलमी तिजारत में किन मुल्कों की बालादस्ती है। तो जॉइंट बार ग्राफ का मुताला करने पर
हमें नजर आता है कि आलमी तिजारत में चीन और अमेरिका इन दो ममालिक की बालादस्ती है। उसके बाद नंबर 2, आलमी तिजारत में किन मुल्कों को गैर अहम मकाम हासिल है? तो जवाब रहेगा आलमी तिजारत में भारत और ब्राजील को गैर अहम मकाम हासिल है। नंबर 3, किस मुल्क का तिजारती तवाजुन मुवाफिक है? तो इस जॉइंट बार ग्राफ का मुताला करने पर समझ में आता है कि चीन इस मुल्क का तिजारती तवाजुन मुवाफिक है, क्योंकि यहाँ देखो बरामद कदर कीमत में दरामद से ज्यादा है, इसलिए तिजारत का तवाजुन रहेगा यहाँ मुवाफिक। तो ये था हमारा सवाल नंबर 6 का ए। इसके और में बी आता है, इसमें कोई एक शक्ल दी जाएगी और उस शक्ल पर मबनी 6 सवाल आपको पूछे जाएंगे, जिसके जवाब जो है आपको देने होंगे। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ दिया है गहराई और समुद्री पानी का दर्जा हरारत। इस पर इस तरह के सवाल जो है पूछे जा सकते हैं कि मुंतक़े हार्रा में समुद्री पानी का सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत कितना है? तो यहाँ देखिए 20 डिग्री से कम यानी 18 डिग्री सेल्सियस इसका जवाब रहेगा। नंबर 2, ये दर्जा हरारत 500 मीटर की गहराई में कितना होगा? तो यहाँ देखिए 11 डिग्री सेल्सियस होगा। उसके बाद वस्ती अर्जुल बुलद के इलाकों में सतह समंदर के करीब समंदर के पानी का दर्जा हरारत कितना है? तो यहाँ है 14 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद नंबर 4, वस्ती अर्जुल बुलद इलाकों में समुद्री पानी का दर्जा हरारत 1500 मीटर की गहराई में कितना है? तो इसका जवाब रहेगा 5 डिग्री सेल्सियस। नंबर 5, बुलंद अर्जुल बुलद इलाकों में दर्जा हरारत की तरसीम क्या बताती है? इसका जवाब रहेगा बुलंद अर्जुल बुलद इलाकों में समुद्री पानी के दर्जा हरारत की तरसीम ये बताती है कि सतह समंदर से लेकर गहराई तक दर्जा हरारत मसावी यानी 4 डिग्री है। सवाल नंबर 6, गहराई के लिहाज से समुद्री पानी का दर्जा हरारत 500, 1000 और 1500 मीटर पर कितना होगा? तो इसका जवाब रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस। बुलंद अर्जुल बुलद इलाकों में सतह समुद्र से लेकर 500, 1000 या 1500 मीटर की गहराई तक हर जगह ये दर्जा हरारत 4 डिग्री सेल्सियस नज़र आ रहा है। बुलंद अर्जुल बुलद यानी हाई लेटीट्यूड यानी जो पोलर रीजन होते हैं, यहाँ पर जैसे जैसे नीचे जाएंगे टेम्परेचर कांस्टेंट नज़र आएगा। सरफेस पर भी वही और नीचे भी वही, क्योंकि यहाँ साल भर ठंडी ही रहती है। ठंडी की वजह से दर्जा हरारत 4 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है। अब यहाँ देखिए अखबार में शायशुदा खबर है, भूकंपाने नेपाळमध्ये 1500 जणांच्या बळी, मतलब नेपाल में जलजले से 1500 अफराद हिलाक हुए। तो इस पर मबनी को सवालात भी आ सकते हैं, जैसे मौत की तबाही किस वजह से हुई? जवाब रहेगा मौत की तबाही जलजले की वजह से हुई। नंबर 2, इस जलजले की शिद्दत कितनी थी? तो जलजले के पहले झटके की शिद्दत 7.9 और दूसरे झटके की शिद्दत थी 6.6 रिख्तर इकाई। नंबर 3, इस जलजले की वजह से कौन सा मुल्क सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ? तो जवाब रहेगा इस जलजले की वजह से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क नेपाल है। नंबर 4, जलजले का मरकज़ कहाँ था? तो जलजले का मरकज़ लामजोंग नेपाल में था। नंबर 5, दीगर मुतासरा ममालिक कौन कौन से थे? तो जवाब रहेगा जलजले से मुतासरा दीगर ममालिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और तिब्बत थे। नंबर 6, जलजले के मरकज की गहराई कितनी थी? जवाब रहेगा जलजले के मरकज की गहराई तकरीबन 11 किलोमीटर थी। नंबर 7, जलजले की वजह से किस किस तरह के नुकसान हुए? तो जवाब रहेगा जलजले की वजह से जानी व माली नुकसान हुए। नंबर 8, आपके ख्याल में जलजले के वक़ूफ़ पज़ीर होने की वजह क्या है? तो आप लिख सकते हो जलजले के वक़ूफ़ पज़ीर होने की वजह ज़मीन के अंदरूनी हलचल है। तो इस तरह से अखबार में शायशुदा खबर पर मबनी सवालात भी आ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।